हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ओशनोलॉजी और हमने कल स्टार्ट किया था करंट्स के बारे में और हम अटलांटिक ओशन के करंट्स पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पैसिफिक और इंडियन ओशनिक करंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रशांत और हिंद महासागर की धाराएं। तो चलिए देखिए, ये मैंने है ना हाथ से ही ड्रॉ कर रखा है, लेकिन जो भी इसमें मैंने ड्रॉ किया है बिल्कुल एज इट इज़ मैंने लिखा हुआ है। आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर मैं आगे चल के आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या है ये मैंने जो ड्रॉ किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो समुद्री धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से बहना शुरू होती है, उसका एक पार्ट तो ऊपर की ओर बहने लगता है, ठीक है, और जो दूसरा भाग है ना उसी धारा का, वो टकरा के और वापस विषुवत रेखा के साथ साथ बहने लग जाता है। तो जो भाग विषुवत रेखा के साथ साथ बहता है ना उसको कहते हैं प्रति विषुवतीय धारा, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रति विषुवतीय धारा। जो साउथ अमेरिका का जो वेस्ट जो तट है वहाँ से जो धारा है वो शुरू होगी। देखो यहाँ पे देखो, ये है दक्षिण अमेरिका, इसका जो ये पश्चिमी तट है ना, ये पश्चिमी तट है, यहाँ से ये धारा शुरू हुई, एक तो ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है, और दूसरी जो टकराएगी वो विषुवत रेखा के साथ साथ बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो ये एक धारा जो ऊपर की ओर जा रही है ना, जो ऊपर की ओर जो ये धारा जाएगी, ये क्या होगा, ये धारा दो भागों में, ये जापान के पास आके दो भागों में बट जाएगी। एक तो सुशिमा की गर्म धारा और दूसरी है क्यूरोशिवो की धारा। हाँ यही है। आगे देखो, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने यही पढ़ा है कि जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से जो पानी बहना शुरू हुआ वो दो भागों में बटा, एक तो ऊपर की ओर बह गया और दूसरा विषुवत रेखा के साथ साथ टकरा कर और उसके साथ साथ बहने लग गया। जो साथ बहा ना विषुवत रेखा के, उसको तो कहेंगे प्रतिविषुवतीय धारा, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, एक पार्ट जो है ये विषुवतीय रेखा के साथ साथ बहा, दूसरा किधर गया, ऊपर की ओर चली गई वो धारा, ठीक है। जो विषुवत रेखा के साथ साथ बही उसको कहा प्रतिविषुवतीय धारा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो एक पार्ट जो ऊपर की ओर बह गया ना वो जापान के पास जाके और तट पर दो भागों में बट गया, ठीक है। मैंने अभी बताया था डायग्राम में कि जापान के पास आके दो भागों में बट जाएगा, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है, दो भागों में बट जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी। जो पश्चिमी तट के पास जाएगा ना, जो जापान में पश्चिमी तट के पास जो धारा बह रही है वो गर्म है, उसको कहेंगे सुशिमा की गर्म धारा, ठीक है। और जो जापान के पूर्वी तट पर जो धारा बह रही है उसको कहेंगे क्यूरोशिवो की धारा, ठीक है, क्यूरोशिवो की धारा। आगे देखते हैं। ध्रुवों की ओर से कौन सी धारा आती है? फिर ध्रुवों की ओर से आती है आयोशिवा की ठंडी धारा, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? क्यूराइल की ठंडी धारा। जो क्यूराइल की ठंडी धारा या आयोशिवा की जो ठंडी धारा है वो किधर से आती है? वो ध्रुवों की ओर से आती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। जो ये क्यूरोशिवो की जो गर्म और ये आयोशिवो की जो ठंडी धारा होगी, ये दोनों जब मिलेंगी ना, जो एक क्यूरोशिवो की तो गर्म धारा होगी और जो ये आयोशिवो है ये ठंडी धारा होगी। जब ये यहाँ पे आके मिलेंगी तो क्या होगा? यहाँ कोहरा छा जाएगा। और जैसे हमने अटलांटिक में पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे भी जो प्लैंकटन जो जीव है वो पैदा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फिशिंग का व्यापार का एरिया होता है ये वाला, जहाँ पे जो ये ठंडी और गर्म धाराएं आके मिलती हैं, ठीक है। आगे देखो, आखोटस्क की जो ठंडी धारा है वो भी ध्रुवों की ओर से आके और जो ये गर्म और ठंडी धारा थी यहाँ पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरोशिवो की जो गर्म धारा है उसका दूसरा भाग जो है वो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाता है और जहाँ पे टकरा के और वो दो भागों में बट जाता है। क्यूरोशिवो की जो गर्म धारा है वो नॉर्थ अमेरिका के पास पश्चिमी तट पर जाके और टकराकर दो भागों में बटेगी, और दो भागों में बटेगी ना तो एक भाग तो ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर बहने लग जाएगा। तो जो ऊपर की ओर जो जलधारा बहेगी क्यूरोशिवा की, जो जाके नॉर्थ अमेरिका के तट से टकरा के, वो ऊपर वाली तो कहलाएगी अलास्का की गर्म धारा, और जो नीचे की ओर जो जलधारा बहेगी ना उसको कहेंगे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, ठीक है। आगे क्या होगा? जो ये ठंडी धारा है ना ये आगे जाके और उत्तर विषुवतीय जो धारा थी उसी में ही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो कितने क्वेश्चन बने ये,
जो आखोटस्क की जो ठंडी धारा है वो किधर से आती है, वो आती है ध्रुवों की ओर से। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो क्यूरोसिवा की जो गर्म धारा है वो जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे जाके और तट पर टकरा के दो भागों में बटी। तो क्यूरोसिवा की जो ऊपरी धारा है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको अलास्का की गर्म धारा। और जो नीचे की जो धारा है उसको जानते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के नाम से। और यही जो कैलिफोर्निया वाली ठंडी धारा है ना, ये उत्तरी विषुवतीय धारा में जाके मिल जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जो क्यूरोसिवा की जो गर्म धारा है ना, इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रशांत महासागर का गल्फ स्ट्रीम। मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्यूरोसिवा की गर्म धारा का दूसरा नाम ये है पैसिफिक ओशन की क्या है, ये है गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली धाराएं हैं जो, उनको क्या कहते हैं, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ठीक है, आगे है सोनार का मरुस्थल। सोनार का मरुस्थल है, देखो हमने ये अटलांटिक में भी पढ़ा था कि जहाँ पे भी मरुस्थल हैं वहाँ पे कैसी धारा बह रही है, वहाँ पे ठंडी धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है जिसके कारण सोनार का मरुस्थल बना है। वैसे ये सोनार का मरुस्थल है, ये कहाँ है, ये है उत्तरी अमेरिका में है। और यहाँ पे कौन सी धारा है, हमने अभी अभी पढ़ी थी, जो कैलिफोर्निया की जो ठंडी धारा है ना वो बहती है नॉर्थ अमेरिका के पास। जो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा है उसी के कारण जो सोनार मरुस्थल है ना वो बना है, क्योंकि इसके कारण वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं दक्षिण गोलार्ध में प्रशांत महासागर की धाराएं। देखो, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा चलती है तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जाके टकराती है, और पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे गर्म धारा कहलाती है, जो आगे चल के पश्चिमी वायु प्रवाह या फिर पश्चिम अंटार्कटिक ठंडा प्रवाह के ऊपर से बहकर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के ऊपर से पहुंचकर और मुड़ जाती है, और वहाँ पे जाके वो कहलाती है हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, क्या है, फिर से देखिए एक बार कि दक्षिण गोलार्ध में जो दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा चलती है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर टकराएगी, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो गर्म धारा है वो कहलाएगी। ठीक है, दक्षिण विषुवतीय जो गर्म धारा वो जाके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर टकराएगी, और पूर्वी तट पर टकरा के ये कहलाएगी ऑस्ट्रेलियन गर्म पूर्वी धारा। ठीक है, फिर यही धारा जो है वो आगे जाके पश्चिमी वायु प्रवाह या फिर पश्चिमी अंटार्कटिक जो ठंडा प्रवाह है इसके ऊपर से बह के और जो साउथ अमेरिका है उसके पश्चिम तट पर पहुंचेगी, और वहाँ पे पहुंचकर मुड़ जाएगी, और वहाँ जाके ये कहलाएगी कहाँ पे, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर ये हम्बोल्ट की धारा कहलाएगी। ठीक है, किसकी धारा, हम्बोल्ट की धारा कहलाएगी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाकर। और जो ये कौन सी धारा थी, ये थी पश्चिम अंटार्कटिका के ठंडे प्रवाह की धारा, जो ये बह के और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर पहुंच जाएगी ऊपर मुड़ के, और हम्बोल्ट की धारा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इसी हम्बोल्ट वाली को ही हम क्या कहते हैं, पेरू की ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि हम्बोल्ट की धारा है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, पेरू की ठंडी धारा। ठीक है, और ये ऊपर जाके और ऊपर जो ये उत्तरी विषुवतीय धारा थी उसी में ही मिल जाएगी पेरू की जो ठंडी धारा है वो भी। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरू की धारा के साथ साथ कभी कभी एल नीनो कुछ सालों के बाद आते हैं। लगभग ये एल नीनो है ना, ये 7 साल के अंतराल के बाद आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये एल नीनो क्या है। देखो, जो एल नीनो जो वर्ड है ना वो स्पेनिश वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया चाइल्ड चेरिश, यानी कि यीशु का बच्चा। ठीक है, जो एल नीनो है उसका मतलब है यीशु का बच्चा। और पेरू के तट पर जो ये एल नीनो आता है ये 7 साल के अंतराल पर आता है। इसी के कारण क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो अधिक हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, और जो पवनें होती हैं वो वायुदाब क्षेत्र में भरने लगती हैं, और भारत में जो मानसून नहीं आता ना वो इसी के कारण नहीं आ पाता, और कई जगह पे जो सूखा आ जाता है। कई साल ऐसा आता है ना इंडिया में, जैसे बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है और किसी पार्ट्स में तो होती ही नहीं है। तो वो 6-7 साल के बाद आता है, जब वो एल नीनो के कारण ही आता है। ठीक है, एक एल नीनो से अलग एक वर्ड है ला नीनो। ला नीनो क्या है, यह भी हम्बोल्ट या फिर पेरू की जलधारा के पास कभी कभी ठंडी जलधारा बहती है। ठीक है, पेरू की
जो जलधारा है उसके पास कभी कभी एक ठंडी जलधारा बहती है। यह पेरू की धारा का ही जल होता है। वैसे तो जो पेरू की जो धारा थी ना उसी का ही जल होता है और वो थोड़ा अलग होके बहने लग जाता है, तब ये कहलाती है ला नीनो। ठीक है। अच्छा, जो ला नीनो है इसका जो ये एक स्पेनिश वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग है गर्ल चाइल्ड। ठीक है, गर्ल चाइल्ड इसका मीनिंग है। जो जो ये ला नीनो था ये एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट होती है, ये ठंडी होती है। ठीक है। और जो ला नीनो आती है ना ये कई क्षेत्रों में क्या कर देती है, ये बाढ़ लेके आती है। क्या लेके आती है? बाढ़ लेके आती है। और जो एल नीनो होती थी वो क्या करती है, वो सूखा लाती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, कई बार इंडिया में मानसून नहीं आ पाता तो वो सूखा पड़ जाता है कई जगह पे, वो तो एल नीनो की वजह से था। और जो ला नीनो आती है ना ये लेके आती है, बाढ़ लेके आती है। और जो ला नीनो होती है ये हम्बोल्ट की या फिर पेरू की जो धारा होती है ना उसी के ही पानी का एक भाग होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो ये ला नीनो है इसका मीनिंग क्या है, इसका स्पेनिश वर्ड का ला नीनो का क्या मीनिंग है, या फिर ये कौन सा वर्ड है। ये स्पेनिश वर्ड है, आंसर है इनके, ये स्पेनिश वर्ड है और इसका अर्थ है गर्ल चाइल्ड। और ये कैसी है, ये ठंडी होती है। ठीक है, ये ठंडी धारा होती है और इसकी वजह से क्या आता है, इसकी वजह से बाढ़ आती है। और इसके विपरीत हमने जो ये एल नीनो पढ़ा था, एल नीनो का मतलब था चाइल्ड चेरिस, 7 साल के बाद पेरू के तट पर आती है। और जो कई कई बार ये भारत में मानसून नहीं आ पाता ना उसका कारण भी एल नीनो ही है। ठीक है। आगे देखते हैं हिंद महासागर की धाराएं। हमारे हिंद महासागर का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है। और ग्रीष्म काल में जो धाराएं आती हैं वो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंद महासागर की जो ये धाराएं है ना इसमें क्या होता है कि जो ये उत्तरी विषुवतीय जो धाराएं थी वो अफ्रीका के तटों पे आके और टकराएंगी और यहाँ पे 2 भागों में बट जाएंगी। 2 भागों में बटेंगी तो क्या होगा कि एक भाग जो होगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा और दूसरा भाग होगा ना वो कहाँ जाएगा, वो विषुवत रेखा की ओर ही मुड़ जाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा की ओर ही मुड़ जाएगा। और जब ये विषुवत रेखा की ओर जो भाग मुड़ जाएगा तो ये विपरीत दिशा में बहने के कारण और प्रति विषुवतीय धारा कहलाएगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि उत्तर विषुवतीय जो धारा है वो अफ्रीका के तटों से टकराएगी और 2 भागों में बटेगी। तो 2 भाग बटेंगे तो एक भाग जो ऊपर की ओर चला जाएगा और दूसरा भाग क्या होगा, विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाएगा। और विपरीत दिशा में मुड़ने के कारण इसको कहेंगे प्रति विषुवतीय धारा। ठीक है। और यह उत्तर विषुवतीय धारा के नीचे उल्टी दिशा में बहनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ऊपर की ओर तो जो ये धारा जाएगी वो तो अरब तट, भारत का तट, जावा, सुमात्रा जो भी ये द्वीप हैं इनके जो तट हैं वहाँ से होती हुई और भूमध्य रेखा के पास जो धारा है वहाँ पे जाके मिल जाती है। ठीक है। और जो हिंद महासागर जो होता है इसमें जो करंट चलते हैं, जो जल प्रवाह होता है वो दक्षिणावर्त होता है। तो क्वेश्चन बन गया जो हिंद महासागर है उसमें जल प्रवाह किस दिशा में किस तरह होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें होता है दक्षिणावर्त। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह है। जो हिंद महासागर का जो प्रवाह है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, एक जब मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धाराएं मिलती है ना उस जगह की धारा पे अगुलहास की धारा कहलाती है। जहाँ पे भी मेडागास्कर और मोजाम्बिक ये धाराएं मिलेंगी उस जगह को बोलेंगे अगुलहास की धारा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धाराएं मिलती हैं वह कौन सी धारा है, वहाँ पे कौन सा स्थान है, अगुलहास की धारा बहती है। ठीक है, आगे है भूमध्य रेखा से शुरू होकर दक्षिण विषुवतीय धारा बहती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से शुरू होगी और दक्षिण विषुवतीय धारा बहेगी जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर मेडागास्कर द्वीप पर आकर 2 भागों में बट जाएगी। फिर से देख लीजिए, जो भूमध्य रेखा से शुरू होगी और दक्षिण विषुवतीय धारा बहनी शुरू होगी और वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर मेडागास्कर द्वीप पर आके 2 भागों में बटेगी। जो पूर्वी तट होगा ना, पहला भाग होगा जो पूर्वी तट होगा उस पर जो धारा बहेगी वो कहलाएगी मेडागास्कर की पूर्वी गर्म धारा। और जो पश्चिमी तट पर जो बह रही है जो धारा मेडागास्कर के वो कहलाएगी मोजाम्बिक की गर्म धारा। ठीक है, और फिर नीचे आके और ये दोनों की दोनों आपस में मिल जाएंगी और जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसके प्रवाह के ऊपर ऊपर बहनी शुरू हो जाएंगी। फिर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट तक ये पहुंच जाएंगी।
यहाँ पे इन्हें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे ये धारा जो है वो दक्षिण विषुवतीय धारा में जाके मिल जाती है और ये सारा का सारा दक्षिण हिंद प्रवाह कहलाता है। ठीक है, क्या है ये फिर से देख लीजिए आप। भूमध्य रेखा से शुरू होगा, दक्षिण विषुवतीय धारा जो है वो बहनी शुरू हो जाएगी और फिर अफ्रीका के पूर्वी तट पर मेडागास्कर द्वीप है ना, वहाँ के दो भागों में बटेगी। पूर्वी को बोलेंगे मेडागास्कर की पूर्वी धारा, पश्चिमी को बोलेंगे मोजाम्बिक की गर्म धारा। फिर नीचे आके ये दोनों आपस में मिल जाएंगी और अंटार्कटिक महाद्वीप के प्रवाह के ऊपर ऊपर बहनी शुरू हो जाएंगी। फिर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर पहुंचेंगी और इन्हें वहाँ पे कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। फिर आगे जाके ये धारा जो है वो दक्षिण विषुवतीय धारा में मिल जाएगी और ये सारा का सारा कहलाएगा दक्षिण हिंद प्रवाह। ठीक है, आगे है शीतकालीन धाराएं। जो हिंद महासागर की शीतकालीन धाराएं हैं उसका डायग्राम ये है, देख लीजिए आप। और इसमें कुछ इतना खास नहीं है जितना उसमें था, वो ग्रीष्मकालीन धारा थी उसमें। देखो शीतकाल में जो हवाएं होंगी वो वामावर्त चलती हैं। ठीक है, कैसे चलती हैं? वामावर्त चलती हैं। और जो दक्षिण गोलार्ध में कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठंड का जो टाइम होता है उस टाइम पे शीतकाल में दक्षिण गोलार्ध में धाराओं में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून के प्रवाह के कारण जो है ये शीत हवाएं हैं, ये वामावर्त चलती हैं। ये है हमारा शीतकालीन धाराएं। और जो हिंद महासागर की हमने ये ग्रीष्मकालीन धाराएं पढ़ी ये। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, हिंद महासागर का हमने पढ़ा इसमें, और प्रशांत महासागर की धाराएं भी पढ़ी। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। कल हम और नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे लवणता से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।